असल नाज़रीन कराम, जहाँ बहुत से सवाल उठाए जाते हैं वहाँ इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मुल्क की मईशत का क्या बनेगा। क्या हम सही समत पर जा रहे हैं? डॉलर की कीमत कुछ काबू आ रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, कुछ और इशारे मिल रहे हैं कि बाहर से कुछ आमदनी आ रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। सी पैक के हवाले से भी कुछ आ रहा है कि ML1 भी रिवाइव हो रहा है, कुछ और चीज़ें भी रिवाइव हो रही हैं। कुछ अरब ममालिक से भी कहा जा रहा है कुछ हमारे MOU साइन होने वाले हैं जिसके नतीजे में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। कुछ और बहुत सी बातें, अच्छी सी खबरें जो हैं वो दी जा रही हैं। कुछ पेट्रोल की कीमत इस बार कम हुई है, 40 रुपये बहुत हुआ करते हैं हमारे जैसे गरीब कौम के लिए। वो लगता है कि शायद हम मईशत कुछ बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट जो है आज दूसरी बार 50 पॉइंट से ऊपर चली गई है। डॉलर कीमत तो मैंने बताया कि वो नीचे आ। तो क्या सूरत हाल है? क्या हम सही समत पे जा रहे हैं? क्या अभी कुछ मसाइल हैं? ये कुछ आर्जी है या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेंगे? आज सिर्फ हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मुमताज़ माहिर मुआशियात डॉक्टर नादिया परवेज़ साहबा हैं, महताब हैदर साहब हैं जो हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी और इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, ज़फ़र प्राचा साहब हैं जो करेंसी डीलर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे मुआशियात भी हैं। डॉक्टर साहबा से पहले मैं बात करूँ डॉक्टर नादिया साहबा से। डॉक्टर साहब, आप क्या महसूस करती हैं कि हमारी जो मईशत है कुछ संभल रही है? कुछ थोड़ी बहुत ही जितनी की समझती हैं और डायरेक्शन इसकी कुछ सही नज़र आती है आपको? शुक्रिया सज्जादनी साहब। आपने कहा कि कुछ वक्ती तौर पे अच्छी खबरें तो मिलना शुरू हुई कि डॉलर जो बेलगाम था उसको हमें कुछ नज़र आया कि कंट्रोल किया गया है और 280 रुपये पे आना, कहीं हम 350 के करीब पहुंचने की बातें कर रहे थे, तो अच्छी है। 40 रुपये डॉलर पेट्रोल की कीमत में कमी होना ये भी अच्छी खबर है, लेकिन क्या हम इसे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, जो आपका सवाल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग के खतरे हमारे सामने मंडला रहे हैं और साथ साथ इसको लंबी मुद्दत के मीशत के सफ़र की तरफ गामजन होने की राह में बहुत सारे रोड़े हमें नज़र आते हैं। एक साल के अंदर अगर हम आटे की कीमत को देखें तो तकरीबन 100% के करीब इजाफा है, और घी, चावल, इन सब चीज़ों की कीमतों में देखें तो तकरीबन 40 से 70-80% के करीब इजाफा एक साल के दौरान नज़र आता है। अब इतनी ज़्यादा जब कीमतों में इजाफा हो और फिर आप उसको चाहे करप्शन मंत्रा के तहत कंट्रोल करने की कोशिश करें या आप डॉलर को किसी और तरीके से लगामे डाल के कोशिश करें, तो जब इसका एक असर आता है तो वो एक फील गुड फैक्टर अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, जिन लोगों ने हाई कीमतों पर चीज़ें खरीदी हुई हैं, बिजनेस इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके लिए जब एकदम से अनसर्टेनिटी होती है तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। सो कीमतों का गिरना मईशत में कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। जंग की वजह से जो रिसेशन हमें नजर आ रहा है आलमी मईशत में, उसके असरात भी होंगे। तो ये चैलेंजेस हैं। अब ये जो हमें एक अच्छा सा शुरू मिली है, ये शुरुआत हमें नजर आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट 25 बिलियन से 100 बिलियन के दरमियान सुनाई देती है कि जी वो आएगी अगर हम अपना घर ठीक कर लेते हैं। और इन सारी बातों में हमें जो एक पॉजिटिव चीज नजर आती है उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है इनटू ए गुड इम्पेटस, ये एक अहम बात है। इसके लिए कोई अभी तक कॉन्क्रीट प्लान हमारे सामने नजर नहीं आया। जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा, कुछ दोस्तों की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रेमिटेंसेस बेहतर नहीं होंगे, FDI बेहतर नहीं होगी, कीमतों पे लगाम नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना करीने अज़-क़यास है। ठीक बात है। ठीक, महताब हैदर साहब, मैं आपसे अब सुना है हमारी एग्रीकल्चर में भी कुछ बेहतरी आ रही है। कहते हैं कि कपास की फसल इस बार इतनी अच्छी हुई है कि हमें फर्स्ट टाइम हमारे बकौल वज़ीर गौहर एजाज साहब के, जो खुद बहुत बड़े टेक्सटाइल के टाइकून हैं, कि हम पहली बार हमारी 10 साल में हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और चावल के बारे में कहा है पंजाब वालों ने, पंजाब के निगरान वज़ीर ने भी और उनके साथ उनके किसी मशीर ने भी, कि हम इस बार 3 अरब का चावल जो है, $3 अरब का चावल जो है
वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये सारी सूरत एग्रीकल्चर में कोई बेहतरी की खबरें भी आ रही हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, माइनिंग की खबरें दी जा रही हैं। कुछ आपको क्या लगता है, कोई मैशत में कुछ नज़र आता है, कुछ हो रहा है, या जैसे नादिया परवेज़ साहबा कह रही थी कि भाई ये बहुत सी चीज़ें हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो ये बहुत ज़्यादा कुछ आर्जी चीज़ें हैं और जंग के मॉडल जो मॉडल आ रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश है और अभी तक वो कोशिश जो है वो कामयाब नजर आती है, लेकिन सवाल ये है कि उसको किस हद तक हमने सस्टेन रख सकना है या नहीं रख सकते। दैट इज द मेजर चैलेंज। और वो मेजर चैलेंज इस वजह से है कि आप ये देखें कि अगर हम मोटे मोटे नंबर्स अपने सामने रख लें ताकि उनके पर्सपेक्टिव में अगर गुफ्तगू कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ये कहती है कि हमने $24.6 बिलियन इस साल के दौरान जो है वो डेट रीपेमेंट की सूरत में वापस करते हैं। उसके अलावा कुछ $4 से $5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो मिलाकर $30 बिलियन हमें चाहिए। इसमें से काफ़ी सारे रोल ओवर्स हैं, कमर्शियल रीफाइनेंसिंग है जो कि हम समझते हैं कि तकरीबन $11 बिलियन। तो अगर वो $11 बिलियन उसमें से हम अभी ये एज्यूम कर लें कि वो सारे के सारे हो जाएंगे, तो तब भी हमें $19 बिलियन की रिक्वायरमेंट है हमारी। पहले जो 3 माह गुजरे हैं, इन 3 माह के दौरान हम कोई जो डॉलर इनफ्लोज लेकर आने में कामयाब हुए हैं, EAD कहती है कि $3.5 बिलियन है और उसमें से अगर IMF के पैसों को भी शामिल कर लिया जाए तो वो $4.5 बिलियन तकरीबन बनते हैं। पहले महीने के दौरान उसमें से मेजर अमाउंट आई है। लास्ट जो 2 मंथ्स है, अगस्त और सितंबर, उसमें डॉलर इनफ्लोज कम हुए हैं। और ये इनफ्लोज का कम होना मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अगर कोई एक चैलेंज है तो वो यही है, क्योंकि जब तक हम अपने डॉलर को बेहतर नहीं करेंगे, ये जो एक्सचेंज रेट में आपको बेहतरी नजर आ रही है, इसको सस्टेन रखने के ऊपर मेजर सवाल खड़े हो जाएंगे। जहां तक आपका सवाल है एग्रीकल्चर का, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कपास में ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज से 15-16 साल पहले 2005-6 में हमने 15 बिलियन बेल्स को टच किया था। तो अगर हम वहां से रिवर्स गेयर करके पीछे आए हैं तो आज हम रिकवरी के उसके ऊपर है और हमारी कम अज कम जो 10 to 15 बिलियन बेल्स के अंदर जो है वो हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए। उसी के नतीजे में हम अपनी जो जरूरियात है उनको भी पूरा कर सकते हैं और टेक्सटाइल को जो जरूरत है उसको भी बीच में वो किया जा सकता है। अभी आपको पता है कि पिछले साल भी आपने इंपोर्ट की थी, तो क्या हम उसको रिकवर अभी तक कर पाए हैं? मेरा ख्याल है कि हम अभी तक रिकवर उस हद तक नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनको हमें थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है। इस मुल्क में अगर हम कपास की जगह के ऊपर अगर हम शुगर केन को या बाकी चीजों को तरजीह देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने मुल्क के अपने लोगों के साथ और इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ जो है वो ज्यादती है। बुनियादी तौर पे हमें जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है और वो ठीक करने के लिए जरूरी है कि ये जो एक्सटर्नल मैं बात कर रही थी ये बिल्कुल ठीक है। अब जंग तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कम अज कम जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं उन पर काबू पाए, उनको बेहतर कर लें। मतलब आप देखिए ना, आखिरी बात में मुझे इजाजत दें, ठीक है बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो निगरान हुकूमत की इकोनॉमिक टीम है वो अपना रोल उतनी इफेक्टिवली नहीं प्ले कर रही। उनका काम ये था कि वो अपना स्पेड वर्क करें और डॉलर की फ्लोस को टाइमली इंश्योर करें। वो अभी तक जो है वो मिसिंग लिंक है और जब तक ये मिसिंग लिंक है तब तक ये सारा मामला सस्टेनेबल नहीं है। ठीक बात जी। जफर पराचा साहब, बहुत से सवालात आपसे हैं। डॉलर की कीमत कम हुई है, करेंसी डीलर्स पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ स्मगलिंग रोकी गई है और कुछ करेंसी डीलर्स पर ज़रा हाथ तंग डाला गया सख्त किस्म का, तो उससे फ़र्क पड़ा है। आपको क्या लगता है ये मामला कुछ बेहतर होता जाएगा या फिर हाथ से छूट जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी। मैं आपके प्रोग्राम में शामिल तो काफ़ी देर से हूँ, लेकिन मुझे दूसरे मेहमानों की आवाज़ नहीं सुनाई दी कि उन्होंने क्या बात करें। लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। देखिए जनाब,
जहाँ तक बात है करेंसी डीलर्स के ऊपर क्रैकडाउन की या चीज़ों की, तो जो आर्मी चीफ ने जो एक क्रैकडाउन चलाया है तमाम इलीगल्स डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, तमाम जो भी इलीगल काम करते हैं उनके खिलाफ, गो कि उन्होंने वो खुशी से ये काम शुरू नहीं किया, मजबूरी में किया है क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपना काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके असरात बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं। एक तो जो इलीगल मनी चेंजर थे या स्मगलर्स थे या होल्डर थे, होल्डिंग करने वाले थे, ब्लैक मार्केट करने वाले थे, वो इस वक्त वो लोग सब एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम ग्रे मार्केट देखें तो उसमें तकरीबन 50 से 60 रुपए कमी हो गई है डॉलर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। और इसी तरह इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 25 से 28 रुपए की कमी हुई है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारी जो फूड आइटम्स हैं, पेट्रोल है, गोल्ड है, स्टील है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हर चीज के दाम कम हुए हैं। और आगे जो आप बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की, तो मुझे सस्टेनेबिलिटी नजर आती है इसके अंदर। गो के जो इंटरनेशनली हमारे हालात खराब हुए हैं, जो इसराइल फलस्तीन जंग लगी है, उससे थोड़े बहुत असरात आ सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा मुझे असरात नजर नहीं आते, सिवाय जो हमें गल्फ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उसमें शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि अभी तक आ जानी थी, लेकिन ये हालात खराब होने से वो लोग कुछ थोड़े से रिलेक्टेंट हैं, उनकी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई है। फिर कल हमने ये देखा कि अचानक जब हमारी सारी चीजें ठीक जा रही हैं, बेहतरीन जा रही हैं, हमारा LSM भी बेहतर आया, हमारे रिजर्व भी ठीक है, हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ गई हैं, और एक्सचेंज कंपनीज बहुत अरसे के बाद इंटरबैंक में डॉलर दे रही हैं, जो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर हमने इस एक दरमियान दिया है, जो कि खासी बड़ी रकम है इस माशी तंगी के अंदर। लेकिन कल हमने अचानक देखा कि बैंक्स ने कल फिर मैनिपुलेशन की और स्पेकुलेशन की और तकरीबन 4-5 रुपए बढ़ा दिया, तो जिसकी हमने फौरन पॉइंट आउट किया हायप्स को भी और सेंट्रल बैंक को भी, सबको भी। फिर उन्होंने उनको फिर पूछा भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ मेन जो प्लेयर्स थे बैंक, कुछ बैंक उसमें शामिल थे, तो फिर हमने ये देखा कि कल रेट वापस आया और आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 2 रुपया इंटरबैंक में कम हो गया, ओपन मार्केट में भी कम हो गई। लेकिन उससे जो एक मोमेंटम बना हुआ था और एक जो सेंटीमेंट बने थे वो खराब हो गए कि कल मसनूई किल्लत पैदा की गई, एक्सपोर्टर ने बेचना बंद कर दिया, इंपोर्टर ने खरीदना शुरू कर दिया, तो अब इसको ठीक करने के लिए फिर हमें हफ्ता 10 दिन चाहिए। सस्टेनेबिलिटी तो मुझे नजर आती है और एक्सचेंज कंपनीज का रोल इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोगों ने बुला के मीटिंग्स की हैं सब लोगों से, हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड के लोगों से, तो सब के सब ये बात समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ मुल्क के हालात ठीक करना चाहते हैं और ठीक होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपने अब तीनों राय आपने सुनी जी, और लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है जी, और हम चाहते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी इसकी रहे, ये कायम रहे, ये पीछे ना जाए, ये सफ़र आगे की तरफ जारी रखे। आगे की जब जारी रहने के लिए इस पर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्यों का करना होगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसका जायज़ा हम अपने अगले सेगमेंट में लेते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब मैं ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए, इसको कायम रखने के लिए हमें क्या करना पड़े, क्या करना चाहिए। जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं हैं, इंटरनेशनल हैं या नेशनल हैं या कुछ भी हैं, हाँ उनको तो छोड़िए, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पहले मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, जिससे हमारी जो मईशत का रुख है वो सही रुख पर रहे। मीर साहब, पहली तो बात ये है कि हम IMF की ड्रिप पे हैं और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद एक और प्रोग्राम का मिलना मुझे दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब है कि हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करने के लिए जो हमारा हुकूमत का खर्चा है उसे कम करना है, एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करनी है,
देखें, तकरीबन हमारा 15-16% ऑफ द जीडीपी 50 बिलियन अगर डॉलर्स कहा जाए हुकूमत का खर्चा हो, और हुकूमत सिर्फ उसमें से आधा अपने ज़राए से पूरा कर रही हो, तो इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये कहने में कि जी पहले आप अपना खर्चा तो खुद कमाएं ना। और आप अगर गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, आप अपनी गवर्नमेंट का साइज, चाहे वो फेडरल हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स हो, आप वो नहीं करेंगे तो आप कब तक डेट रिस्ट्रक्चरिंग या आईएमएफ से ड्रिप्स लगवा के हुकूमत को चला सकते हैं? फिर आपको बहुत सारे ऐसे सख्त फैसले आईएमएफ के कहने पे करने पड़ते हैं जो अवामी मफाद में नहीं होते, जिससे मईशत जो है गर्मी की बजाय सर्द खाने में जा रही होती है, क्योंकि लोगों को रोजगार के खिलाफ आपको ओवर हीटिंग इन द इकोनॉमी को कम करना है, आपने डिमांड को कम करना है, और उसकी वजह से आपने आईएमएफ सीधा सीधा कहता है कि जी आप अपने खसारे में चलने वाले इदारे जो हैं उनको आप खत्म कीजिए, अपनी सब्सिडीज को खत्म कीजिए, आप सपोर्ट प्राइसेस में से निकलिए, आप ये जो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करने से कतरा रहे हैं, आप इनसे आगे बढ़ के रिफॉर्म्स कीजिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे और आपकी मईशत में ट्रेड डेफिसिट भी 40% के करीब पे आप नजर आ रहा हो, और आपने पिछले ही एक साल में तकरीबन 30-31% के करीब अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को कम किया है कि अपने खर्चे पे हम काबू पा सके, तो फिर कहाँ से हम कमाएंगे, कहाँ से हम लोगों पे खर्च करेंगे? तो ये सारी बातें हैं, इन पे अगर अमल नहीं होगा तो फिर आगे चलना और भी दुश्वार। ठीक बात है जी। मेहताब हैदर साहब, आप क्या कहेंगे? ये आईएमएफ क्या जो इसका नुस्खा है, हमारे दुनिया में कहीं भी आईएमएफ ने ग्रोथ तो कभी नहीं दी जी, पाबंदियां हमेशा लगाई हैं, मुझे नहीं लगता किसी मुल्क में ग्रोथ का एजेंडा भी उन्होंने दिया। क्या कहेंगे आप इसे? जी देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और डॉक्टर साहब मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन देखें बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ तो उस टाइम हासिल होगी जब मैं आईसीयू से निकल जाऊंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम आईसीयू के अंदर है, और आईसीयू के अंदर जब कोई पेशेंट होता है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट काम डॉक्टर जी करते हैं कि उसको स्टेबलाइज करें। और ये जो आईएमएफ का डॉक्टर है ये भी हमें ये कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, आप इनको ठीक कर सकते। एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो ये है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो करने वाला काम है वो ये है कि इकोनॉमिक टीम एक पेज के ऊपर आए, जो कि मैं एक पेज पे नहीं समझता। इनके अपने अपने रुख हैं इस टाइम, इनकी अपनी अपनी ईगोज हैं, इनको अपनी अपनी ईगोज को खत्म करके एक टीम बन के आईएमएफ का प्रोग्राम, अपनी अपनी ईगो भी और अपने अपने मफादात भी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये दोनों खत्म करें और ये आईएमएफ का कैच ड्रॉप ना होने दें। ठीक, तो अगर ये प्रोग्राम चलता रहे तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जब प्रोग्राम 9 महीने के बाद खत्म होगा तो हमें कोई चॉइस नहीं होगी और हमें आईएमएफ के एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें, उससे पॉलिटिक्स करते रहें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि आपके जो रीपेमेंट्स हैं आगे वो इतनी ज्यादा हैं कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करवा भी लें तो आपको फौरी तौर पे वो डॉलर इंजेक्शन के लिए आईएमएफ की बैकिंग की जरूरत होगी और वो आपको लेना पड़ेगा आईएमएफ। ठीक बात तो जी। आईएमएफ के प्रोग्राम को किसी तरह से हम इंटैक्ट रखें, यही सिलसिले होते हैं। जी ज़फ़र प्राचा साहब, आप क्या कहते हैं कि कुछ आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं, हमें कुछ इतना डॉलर आ जाए आप लोगों की मदद से कि हमारा ये जो डिसबैलेंस है ये कुछ ठीक हो जाए, अदम तवाज़न? देखिए जनाब, एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो इलीगल बिजनेस है वो मुल्क में खत्म होना चाहिए। खास तौर पे जो स्मगलिंग है, अफगान ट्रांसिट ट्रेड को जो हमने पहली दफा एड्रेस किया है वो एक उसका स्मॉलर हमने पीस अभी हमने किया है कि 212 आइटम को हमने उस लिस्ट में से डीलिस्ट किया है, जो कि अफगानिस्तान में कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। उसके साथ साथ जो स्मगलिंग है, चाहे वो ईरान से हो या अफगानिस्तान से हो, अगर हम उसको रोक लेंगे तो उसका पूरा का पूरा हमारे मईशत पे इसका असर आएगा। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक होगा, हमारा टैक्स टू जीडीपी भी ठीक होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हमारी लोकल इंडस्ट्री भी खड़ी हो जाएगी।
क्योंकि अभी तक हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि पिछले 25-30 साल में एक्सपोर्टर्स की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा मराहत लेने के बावजूद। अगर हम लोकल अपने लोकल मुल्क में अगर जो हमारी जो है उसके ऊपर हम तवज्जो दें, हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, तो अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर के ऊपर तवज्जो दें और लोकल मैन्युफैक्चरर को चाहिए वो ईमानदारी से काम करे, सही चीज बनाए और सही रेट पे करे, तो हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो हमारे खर्चे अखराजात बहुत हैं, एज पर UNDP रिपोर्ट 17.5 अरब डॉलर की हम सालाना सब्सिडीज देते हैं और इंसेंटिव्स देते हैं एलीट क्लास को। वो अगर हम बंद नहीं करें तो कम से कम आधा कर दें। हुकूमत को चाहिए सादगी अपनाए, किफायतशारी अपनाए। ठीक बात। और देखिए हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बहुत बेहतरीन है पाकिस्तान के, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है। हम लोगों को अपनी राइट्स याद हैं, ड्यूटीज याद नहीं है। ठीक। किसी से लेने की बात करें वो एजुटेशन की बात करता है। ट्रेडर्स हैं आपके मुल्क में, जो शॉपकीपर्स हैं वो तकरीबन 30 लाख हैं और उसमें से 25,000 लोग टैक्स देते हैं। और ट्रेडर्स अलग हैं, वो आपकी GDP का 20% है, आपका GDP का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 20% है। अगर इस तरह 50-60% लोगों को छोड़ देंगे, टैक्स नहीं लेंगे, तो कहाँ जाएगी बात। हाँ, लोगों को ये शिकायत जरूर है कि हम जो टैक्स देते हैं उसके सामने हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये हुकूमत को ये भी बात करनी होगी कि या तो जो टैक्स देता है ज्यादा उसको टैक्स में थोड़ी रिलैक्सेशन, कम रेट करें, और साथ ही उनको फैसिलिटी दें। ये भी हो सकता है कि भाई अगर कोई आदमी 50 लाख टैक्स देता है तो उसके भी बच्चों की जो फीस है वो एजुकेशन फ्री है, और अगर कोई 1 करोड़ देता है तो उसकी हेल्थ फ्री है। तो इस तरह की आपको कोई ना कोई ठीक बात एंड कैरेट वाला मामला रखना होगा। ठीक बात है जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन कराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। हमारे पास ऑप्शन भी है, सस्टेन कर सकते हैं जिस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन सबका ख्याल है कि हम जिस तरफ चले हैं वो बेहतरी का रास्ता है, और उस रास्ते को कायम रखने के लिए बहुत सी शराइत हैं जिससे हमें पूरा करना पड़ेगा। एक कौम के तौर पर क्या हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हम इसका तज़िया पेश करेंगे अलग से। ये गुफ्तगू तो यहीं क्लोज़ होती है। इजाज़त, वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िरी। ये नाज़रीन कराम, अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है उसका हम अब तज़िया करना चाहते हैं, और तज़िया के लिए हमने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो हमारे साबक वज़ीर आज़म के मशीर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि साबक मशीर वज़ीर आज़म रहे हैं, बल्कि ये कहता हूँ साबक वज़ीर आज़म के मशीर रहे हैं, और इस लिहाज से वो उन पॉलिसियों में शामिल थे जो उस हुकूमत ने बनाई थी। अब ये क्या निगरान हुकूमत वो पॉलिसियाँ चला रही है, उसको लेके आगे चल रही है, और क्या इनको नज़र आता है कि इन पॉलिसियों को लेकर आगे चलने से हम सचमुच सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, और जो बहुत सी एक अच्छाइयाँ पैदा हो रही हैं, डॉलर की कीमत कम हुई है, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, और बहुत सी खूबियाँ पैदा हुई, कहते हैं फसलें भी अच्छी हो रही हैं, तो क्या सब उसी का नतीजा है, और क्या वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी मईशत बेहतर होगी। ये अशफाक, अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या लगता है हम सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई तसलसल है पुरानी पॉलिसीज का। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, हमने कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज एग्री की है IMF से, और जो ये पिछली हुकूमत में एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट तो बेसिकली 2018 या 19 का है जो साहब की हुकूमत में हुआ था, और वही एग्रीमेंट उन्होंने 2 दफा जब ब्रीच किया उसके बाद पाकिस्तान पे सख्तियां हो गई, और आज जो ये कौम गमू आली का शिकार देख रही है वो उन नाकिस पॉलिसियों की वजह से थी जो कि खान साहब की हुकूमत में और उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहबान ने, जो कि मां सिवाय हफीज शेख के, उन्होंने काफी ट्रैक में रखने की कोशिश की थी। बाकी जो भी है, इनको एक किसी ने डिले किया, किसी ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि जो उन बेचारों को खुद को भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या पॉलिसी अमल है। अब इसके बाद जब हम गए IMF के पास, जब मिस्टर इस्माइल साहब गए, तो आपने देखा होगा इनका रवैया बड़ा सख्त था, और वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से आप
अपने ग्रोथ को कम करें और किसी भी तरीके से आप अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करें और पैरिटी को आप मार्केट पे छोड़ दें। और जब हमें छोड़ना पड़ा तो आपने इसके नतीजे देख लिए कि जो 9.4 अरब डॉलर का जो खसारा था बिकॉज ऑफ जो नाकिस पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने इम्पोर्ट खोल दिया था 2021-22 में, तो मैं बारहा इनको वार्न कर आ मीडिया के थ्रू आप ये ना करें। उसकी वजह से जब हम पे शक्तियां आई और शक्तियों के बाद जब जाके अभी लास्ट आखिरी दिनों में अब देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने IMF से जो मुआहदा किया, उसके बाद वो पॉलिसी जो एग्रीड अपॉन थी उसका ये तसलसल चल रहा है। तो ये कहना कि जी के प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये गवर्नमेंट टाउ कर रही है, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि उस हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो जो IMF से हमने एग्रीड अपॉन की थी उसकी वजह से जो मामलात में बेहतरी आनी थी उसको ऐसे तरीके से ये अपना जो निगरान हुकूमत है वो निभा रही है। हाँ, कहना ये जरूर मैं चाहूंगा, मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहता, पर एक बात तो जरूर है कि उस हुकूमत की थोड़ी सी जो हमारी जो कोताहियां रह गई थी जिसमें अगर हम स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं कर सके थे तो मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसे तरीके से, बट ये निगरान हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने ये तो किया है सारा, और उन्होंने बड़े कंट्रोल मेजर लेके काफी हद तक उन्होंने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए तसलसल मैं नहीं कह सकता मीर साहब, मगर एक बात जरूर है कि ये जो था वो एग्रीड अपॉन जो पॉलिसी थी हमारी IMF के साथ, उसकी वजह से ये काफी कंट्रोल्ड वे में चल रहा है। ये दुरुस्त बात है कि आपको लगता है कि हमारी मईशत कुछ संभल जाएगी और अगर इसी डायरेक्शन पे चलते रहे और इसी कुछ करते रहे, हमें एक और भी IMF के साथ मुआहिदा करना है आने वाले दिनों में, कुछ मुमकिन नजर आता है या कुछ और मेजर भी हैं जिसके जरिए से हम अपनी मईशत को सही रास्ते पर चला सकते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला होगा और अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो हमारी मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारे साथ मसला हमारी एक्सपोर्ट का है और हमारे रेमिटेंसेस के हैं। अगर उसमें हम इम्प्रूव कर लें और ये जो हमें डेफिशिएंसी हो रही है 7 से 8 अरब डॉलर की, अगर हम उसमें कमी वाकई कर लें और 10-15 अरब डॉलर तक हम जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर हमारा आता है, फर्ज करें 4% या 3% ऑफ द GDP, अगर हम उसको कवर कर लेते हैं और इसकी वजह से अगर हमें कोई इंटरनेशनल कंपल्शन IMF की, वर्ल्ड बैंक की नहीं रहती तो हम लोकल इकोनॉमी की बायोएंसी को इंश्योर कर सकते हैं। आप अभी देखें स्टॉक मार्केट में जो तेजी है, आप कंपनियों के रिजल्ट्स देखेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इतने अच्छे डिविडेंड दे रही हैं, तो उसका मतलब है हमारी लोकल इकोनॉमी की बायोएंसी सिर्फ 2 वजह से इफेक्ट हो रही है, हाई इंटरेस्ट रेट, और उसकी वजह से अफरात दर में जो इजाफा हुआ है, इसी वजह से गरीबों की कमर टूटी। तो हमें सबसे पहले जो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो SIFC में भी काम कर रहे हैं कि FDI आए और FDI उन शोबों में आए जो एक्सपोर्टेबल गुड्स हो या सर्विसेज हो। दूसरी बात ये है कि जो आपका IT सेक्टर है, मेरा ख्याल है या तो उसका पूरा पोटेंशियल हमने टैप नहीं किया, और अगर पोटेंशियल टैप है तो उसकी रेमिटेंसेज, इनवर्ड रेमिटेंसेज हमने इंश्योर नहीं किए, बिकॉज कि मेरी नॉलेज में बहुत बड़ा IT का आपका एक्सपोर्ट है जो इनके एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो ये एक्सपोर्टर्स हैं वो बाहर रख देते हैं। इसी तरीके से गुड्स एक्सपोर्ट में भी आपकी वैल्यूएशन को आपको चेक करनी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पा लेते हैं, एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा लेते हैं, अगर एक्सपोर्टेबल चीजें बढ़ा लेते हैं हम अपनी, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस बार कहा जा रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर कुछ बेहतर हुई है। कॉटन के बारे में कहा गया है, शायद गौहर एजाज ने कहा है कि 10 साल के बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी होगी। चावल के बारे में कहा गया कि इस बार 3 अरब डॉलर का चावल हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह कहा गया गंदम भी इस बात की तवक्को है कि हम खुद कफील हो सकेंगे। अगर ये सारी सूरत सिर्फ एग्रीकल्चर में बनती है तो बड़ी प्रोडक्शन के जो शोबे हैं उसमें भी कुछ नज़र आता है आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और बाकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ खासी है, कुछ नज़र आता है कि हम इंटरनली कंजप्शन के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी पैदा कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है फूड सिक्योरिटी अगर आपकी हो जाती है ना तो आपकी आधी वरी खत्म हो जाती है। और गंदम की पैदावार में इस मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, और इसकी वजह यह है कि आप देखें हम पहले जो लास्ट ईयर तक थे 1.74 एक मेट्रिक टन पर एकड़ थे,
और ये दुनिया के एवरेज 5 के करीब बनती है और आप इससे बहुत नीचे थे। हमारी गंदम की जो पैदावार है 26 मिलियन मेट्रिक टन है और हमारी रिक्वायरमेंट 36 मिलियन मेट्रिक टन है। और अगर हम सही मानों में इसकी सिक्योरिटी स्टॉक के साथ अगर हम ये पैदा कर लें और अगर हम अपनी प्रोडक्शन को डबल कर लें तो हम तो करंट अकाउंट सरप्लस तो वैसे ही हो जाएगा एक्सपोर्ट करने से। और इस तरीके से आपने जो कॉटन की बात की है, कॉटन लास्ट टाइम जो डैमेज हुई थी बिकॉज ऑफ फ्लड, इसमें तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस किस्म की कैटास्ट्रॉफी हमारे सामने नहीं आई और वो भी सही मानों में हमें मिले। मेज की एक बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्शन हुई है, मकई की। तो ये सब चीजें हैं और मेरा ख्याल है अगर हम ईल्ड पर एकड़ अगर हम बढ़ा लें अपनी, जैसे कि कॉटन में मेरा ख्याल है हम 2 मंड लेते हैं पर एकड़ प्रोडक्शन, अगर हम 3 मंड कर ले 40 तो मेरा ख्याल है हमारा कॉटन इंपोर्ट भी खत्म हो जाता है। और अब ये है ना कि इंपोर्ट अगर आप बचाते हैं तो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं और एक्सपोर्टेबल चीजों में आपका जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल का वो आपको काम आ जाता है। दूसरी तरफ चावल की जहां तक आप बात करें तो चावल में हमारे साथ लम्हा फिक्रिया ये था कि हमारी जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी वो $400 पर मेट्रिक टन होती और आके वही फिनिश होने के बाद किसी और कंट्री का लेवल लग के $1000 में जाता था। और हमारे भी कुछ एक्सपोर्टर जिनको मुझे मेरा ख्याल चेक करना चाहिए कि यहाँ से यूएई भेजते थे और यूएई से अपनी कंपनी से नए बिल बना के आगे एक्सपोर्ट कर देते। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है इस पे भी इसका भी तदारुक हमें करना पड़ेगा और उस पर भी सख्तियां करनी पड़ेगी। नहीं, एक बिल्कुल एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ हमारे बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं जो मुआशी तजज़ियाकार अपने आप को कहते हैं, उन्होंने किसी एक प्रोग्राम में गलती से कह दिया कि जी राशनिंग करनी पड़ेगी और लाइनें लगेंगी। जी जी जी, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैसेज ये होना चाहिए मेरे भाई को कि भाई आप फूड सिक्योरिटी वाले लोगों में से हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल की राशनिंग हो सकती थी हमारे यहाँ, क्योंकि पेट्रोल हमारी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। और ये जिस तरीके जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि जी डिफॉल्ट कर जाएगा, तो इंशाल्लाह कोई डिफॉल्ट नहीं करता पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कैश का इशू है, पाकिस्तान की लिक्विडिटी इस वक्त प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री और पाकिस्तान के पास जो असासे हैं वो दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास है। ठीक बात। अच्छा, एक तो आपने एग्रीकल्चर की बात भी की और आईटी की बात भी की, क्या माइनिंग में भी हम लोग कुछ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? जैसा कि खबरें आ रही हैं कि कुछ मुल्क इंटरेस्टेड हैं हमारी कुछ माइनिंग एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के, आपको क्या लग रहा है, कुछ नजर आता है इसका? देखिए, जो मैंने अखबारी तलाशों में देखा वो यही है कि जो रेडी आपकी जगह रिकॉर्डिंग है इसमें सऊदी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, बट कोई नए एरिया के अंदर उन्होंने मेरा ख्याल है को इंटरेस्ट शो अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया। तो ये ऐसा AFC जो काम कर रही है इसमें, लेट अस सी कि अब क्या होता है और हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। मगर मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी आजिज राय है, वो ये कहती है कि जी इस शोबे में भी बड़ा पोटेंशियल है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास $6 ट्रिलियन के रिजर्व है, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल है इसके नजर अगर आप देखें, पाकिस्तान का कर्जा तो 130 बिलियन डॉलर है, विच इज नॉट इवन 5%, not even 2.5%, only 2%, स्लाइड अप देन टू। तो इसमें अब वरी होने की क्या जरूरत है और इतनी हंगामा मचाने की क्या जरूरत है, मुझे तो समझ नहीं पड़ी है। हाँ ठीक है, आप कैश ट्रैप हैं अभी, बट उसको आप इसको हल करने की कोशिश करें, कौम में मायूसी ना फैलाएं। ठीक बात है, एक तो मायूसी ना फैलाएं, फिर क्या क्या इकदाम हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि अब हमें करने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको मैंने कहा कि जी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को सबसे पहले ओवरकम करने के लिए आपको अपनी एग्रीकल्चर यील्ड और एक्सपोर्ट को बढ़ानी पड़ेगी। आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, लग्जोरियस गुड की जो इंपोर्ट आप अलाउ कर रहे हैं ना, उसमें मेरा ख्याल है आपको रोकनी पड़ेगी। स्मगलिंग की वजह से आपको बहुत लॉस हो रहा है, वो रोकना पड़ेगा अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे ओवरकम कर जाते हैं। दूसरा एक टेस्ट, हमारी रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट जो मैंने ही ऑथर की है, तैयार पड़ी हुई है, उसमें पता नहीं ले तो लॉल क्यों की जा रही है। मेरी भी समझ से बाहर है कि जो आप इतने चीजें ढूंढ रहे हैं और जो एक चीज तैयार पड़ी हुई है जिसमें 2.5 खरब के, आप अपने नाज़रीन को 2.5 खरब के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें गरीबों पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं और अमीरों से टैक्स लेना है। वो मेरा ख्याल है कुछ स्टेक होल्डर्स हैं और कुछ लोग मेरा ख्याल है बैठे हुए जो जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो रुकवा रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये मुझे आर्मी चीफ साहब को भी ये कहना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट पे आप ध्यान दें
उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सिस्टम को सुधार देंगी। ना सिर्फ नई रेवेन्यू है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रॉटिंग का टैक्स बेस भी कर देंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी देखेंगी और सिंप्लीफिकेशन भी करेंगी। मगर जायज टैक्स सबको देना पड़ेगा। ये अगर आप पहले ले ले, मेरा ख्याल है ये 3-4 महीनों में हम कर सकते हैं। ठीक बात। उसके बाद आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1/3 से कम हो जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट अगर आप कम कर दें 1% पे 300 बिलियन आपको देना होता है। अगर आप 6 से 7% कम कर दें इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन कम करने के बाद, तो अब आराम से ये तो आपकी मईशत तो मेरा ख्याल है बहुत बायोंसी के साथ ऊपर जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। आपका मतलब है कि हम 2-4 जो स्टेप ले लें तो बेहतर हो सकता है। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है ये भी कुछ रोल अदा कर सकती है इस मुल्क की बेहतरी में। हमेशा इसका जिक्र सुनते हैं हम। ये तो पल्स होती है हर इकोनॉमी की, मगर मेन मसला हमारे साथ ये हुआ है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ उनको हमने इग्नोर इसलिए किया है कि उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक बात। तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कराना पड़ेगा और वो डरते हैं टैक्स अथॉरिटीज से। वही चीज मैंने कहा ना कि हमने इसीलिए रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बड़े स्टेप लिखे और उसमें मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई, अगर वो कर लें इसको इम्प्लीमेंट तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इशफाक तौला साहब, आपने सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से कंक्लूड किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।